देखिए ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो ज्वाइंट कॉस्ट हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है नो बाई प्रोडक्ट, मतलब जब हम ज्वाइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं लेकिन उस समय आपका कोई बाई प्रोडक्ट नहीं है, तो ऐसे में मैंने आपको 6 मेथड्स बताए थे ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए। हाँ जी, क्लास नंबर 1 में हम ऑलरेडी कितने मेथड डिस्कस कर चुके हैं? यदि हम बात करें तो पॉइंट मेथड डिस्कस हो चुका आपका, ठीक है जी। एक आपके पास है फिजिकल आउटपुट मेथड, एक आपके पास है सेल वैल्यू एट एसओपी मेथड, ठीक है जी। क्लास नंबर 2 में एनआरवी मेथड, एक आपके पास है कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एनआरवी मेथड, और एक आपके पास है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। हाँ जी, फटाफट से आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं एनआरवी मेथड, जिसका फुल फॉर्म है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मेथड नंबर 4 नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड में सबसे पहले तो एनआरवी का मतलब क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। एनआरवी का एग्जैक्ट मीनिंग होता है एस्टिमेटेड सेल वैल्यू एट एसओपी। एक मेथड का नाम था सेल वैल्यू एट एसओपी और उसके आगे वर्ड हमने क्या लगा दिया? एस्टिमेटेड। अब आप सोचोगे कि सेल वैल्यू एट एसओपी में एस्टिमेटेड का क्या मतलब है? देखिए जब हम ज्वाइंट कॉस्ट इनकर करते हैं तो ज्वाइंट कॉस्ट इनकर करने के बाद एक ऐसा समय आता है जहां पे रॉ मटेरियल अपनी पहचान छोड़ चुका होता है, उस पॉइंट को कहते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सेपरेशन पॉइंट। और उस पॉइंट पे मान लीजिए हमारे 2 प्रोडक्ट बने, एक टेबल और एक हमारा बना चेयर। ये टेबल और इस चेयर को मैं मार्केट में 2 अलग अलग टाइमिंग पे सेल कर सकता हूं। एक जिस हालत में है उसी हालत में मार्केट में ले जाके कस्टमर को सेल कर दूं, तो इस समय जो सेल वैल्यू मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? एक्चुअल सेल वैल्यू मिलेगी, क्योंकि कस्टमर को हम अपना प्रोडक्ट कब बेचने जा रहे हैं? एसओपी पॉइंट पे बेचने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यदि मैं कस्टमर के पास जाकर प्रोडक्ट को बेचूंगा तो वो सेल वैल्यू कौन सी होगी? एस्टिमेटेड या एक्चुअल? यदि मैं इस प्रोडक्ट को कस्टमर के पास ले जाके बेच दूं तो वो सेल वैल्यू जो कस्टमर से मिलेगी वो एक्चुअल होगी, एस्टिमेटेड होगी? एक्चुअल होगी। इसका ना इस टेबल को और इस चेयर को यदि मैं कस्टमर के पास ले जाके बेच देता हूं तो वो सेल वैल्यू कौन सी होगी? एक्चुअल हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि मुझे यहां पर एक्चुअल सेल वैल्यू एट एसओपी मिल सकती है यदि मैं कस्टमर के पास जाकर इस प्रोडक्ट को क्या कर दूं? बेच दूं। दूसरा केस, कंपनी कहती है हमारी जो पॉलिसी है वो एसओपी पे बेचने की नहीं है, हम चाहते हैं हमारा प्रोडक्ट कब बिके? फर्दर प्रोसेस करने के बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ? ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए मुझे चाहिए कौन सी वैल्यू? सेल वैल्यू एट एसओपी। लेकिन वो कब मिलेगी? जब मैं कस्टमर के पास जाकर उसे बेचूंगा और वो कस्टमर जो मुझे सेल वैल्यू देगा वो कौन सी सेल वैल्यू होगी? एक्चुअल होगी। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि यदि मैं कस्टमर के पास ना जाऊं और सेल वैल्यू एट एसओपी पता लगाना चाहता हूं तो उसके लिए फिर वो सेल वैल्यू मुझे कौन सी मिलेगी? एस्टिमेटेड। देखिए एग्जाम में आप जाते हैं, पेपर करके आते हैं, रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट कौन सा होता है? एक्चुअल। अरे एग्जाम में गए, पेपर किया, रिजल्ट आया, वो रिजल्ट आपका कौन सा होगा? एक्चुअल होगा। लेकिन यदि क्वेश्चन पेपर किसी बच्चे से लेके घर पे बैठ के सॉल्व कर रहे हो और फिर किसी टीचर से चेक करवा रहे हो
तो वो जो रिजल्ट है वो इंस्टीट्यूट की नज़र में एक्चुअल थोड़ी है, क्योंकि वो पेपर इंस्टीट्यूट ने कंडक्ट थोड़ी किया, तो वो रिजल्ट आपका कौन सा होगा, एस्टिमेटेड होगा। इसका मतलब जिस तरीके से आपका रिजल्ट इंस्टीट्यूट की नज़र में 2 तरीके का हो सकता है, उसी तरीके से मार्केट में सेल वैल्यू भी कितने तरीके की हो सकती है बिजनेसमैन के लिए, 2। एक कस्टमर के सामने एक्चुअल प्रोडक्ट रख दो, उसको बेच दो, उससे पैसे ले लो, तो वो सेल वैल्यू आपके पास कौन सी आएगी, एक्चुअल। और यदि मैं कस्टमर के पास ना जाऊं, जाने का नाटक करूं कि यदि मैं कस्टमर के पास गया होता तो ये कितने में खरीद लेता, तो वो सेल वैल्यू कौन सी होगी, एस्टिमेटेड। तो एस्टिमेटेड सेल वैल्यू एट एसओपी को हम क्या कहते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। बात समझ में आ गई सबको। तो सेल वैल्यू कितने तरीके की होगी, 2 तरीके की, एक्चुअल और एस्टिमेटेड। अब एक्चुअल तो क्वेश्चन में दे रखी होगी, क्योंकि कस्टमर के पास जाओ, उससे सामान बेचो, उससे पैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहां पे आएगी, किसी चीज को सोचने में, एस्टिमेटेड। तो एस्टिमेटेड सेल वैल्यू एट एसओपी निकालने के लिए सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करेंगे, उसमें से प्रॉफिट माइनस करेंगे, उसमें से सेलिंग एक्सपेंसेस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस करेंगे। अभी मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा है किसको निकालने का, एस्टिमेटेड सेल वैल्यू एट एसओपी निकालने के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, एनआरवी। तो आज से आप एस्टिमेटेड सेल वैल्यू एट एसओपी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एनआरवी। तो मुझे यदि किसी क्वेश्चन में कहा जाए कि एनआरवी मेथड का यूज करके ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना है, तो पहले आप इस फॉर्मूले का यूज करके हर प्रोडक्ट की क्या निकालोगे, और उस रेशो में ज्वाइंट कॉस्ट को क्या कर दोगे, बांट दोगे। तो बिल्कुल सिंपल है, बट पॉइंट ये है कि ये फॉर्मूला बना कैसे, उसको समझाना है। तो उससे पहले ये चीजें लिख लीजिए। तो अब मेरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि एस्टिमेटेड सेल वैल्यू एट एसओपी कैसे निकाली, वो तो फॉर्मूला आपको पता लग गया, फॉर्मूला बना कैसे वो हमें सीखना है। अभी जो मेरे को सेल वैल्यू मिल रही है, एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से समझना जो मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या लगाया, ज्वाइंट कॉस्ट। ज्वाइंट कॉस्ट में मैंने मटेरियल कॉस्ट लगाई होगी, लेबर कॉस्ट इनकर की होगी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस इनकर किए होंगे। कि तीनों खर्चे मिलाकर मान लीजिए मेरी ज्वाइंट कॉस्ट कितनी आ गई, 1 लाख आ गई। ये ज्वाइंट कॉस्ट को लगाने के बाद एक पॉइंट आया होगा, सेपरेशन पॉइंट, जिसको कहते हैं एसओपी पॉइंट। उस पॉइंट पे मान लीजिए मेरे 2 प्रोडक्ट तैयार हो गए, ए और बी। इन प्रोडक्ट को बनाने के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसको अभी मार्केट में बेच दूं, या फिर कब बेचूं, फर्दर प्रोसेस करने के बाद। अभी बेचूंगा तो मुझे जो सेल वैल्यू मिलेगी वो कौन सी होगी, एक्चुअल सेल वैल्यू एट एसओपी मिल जाएगी। मान लीजिए जो ए प्रोडक्ट है उसकी सेल वैल्यू 10,000 रुपये और इसकी सेल वैल्यू कितनी है, 15,000। कंपनी कहती है कि यहाँ जो सेल वैल्यू मिल रही है बहुत ही कम मिल रही है, या मान लो इसको 1 लाख ले लो, उसको कितना ले लो, 1.5 लाख, क्योंकि ज्वाइंट कॉस्ट हमारी कितनी है, 1 लाख। तो हमने 1 लाख और 1.5 लाख रुपए सेल वैल्यू मान ली। कंपनी कहती है ये जो सेल वैल्यू अभी हमें मिल रही है, क्योंकि हमारा काम पूरा नहीं हुआ, उसमें काफी सारी चीजें अभी और करनी है, यदि वो काम और कर दें, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगा दें, जैसे कि हमने यहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगा दी, इधर 10,000, इधर 12,000, ठीक है जी। हमने मार्केटिंग का खर्चा कर दिया, सेलिंग एक्सपेंसेस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, हमने यहाँ पे 8,000 लगा दिए, और यहाँ पे हमने 10,000 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है जी। तो ऐसे में अब जो हमें सेल वैल्यू मिलेगी, वो सेल वैल्यू कौन सी मिलेगी आपको, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मिलेगी, क्योंकि आप अपना प्रोडक्ट कब नहीं बेच रहे, जब बना था उस वक्त नहीं बेच रहे, क्योंकि उस पर क्या लगा रहे हो, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, क्या लगा रहे हो, सेलिंग एक्सपेंसेस। तो अब जो आपको सेल वैल्यू मिलेगी, वो सेल वैल्यू इस सेल वैल्यू से क्या होगी, डिफरेंट होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि जब हमने काम एक्स्ट्रा किया तो पैसे भी क्या मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे ना। अब आपने दिवाली के टाइम पे देखा होगा, घर के अंदर दिए खरीद के लाते हो, एक नॉर्मल दिए और एक डेकोरेटेड दिए, कौन सी प्राइस ज्यादा होती है, नॉर्मल दिए कि आप 10 से 15 रुपए से ज्यादा देने को तैयार नहीं है, और डेकोरेटेड वाले के वो जरा सा चमकीली लगा देता है, थोड़ा सा मटेरियल एक्स्ट्रा लगा देते हैं, चमक आ जाती है, और उस दिए को 40-50 रुपए में खरीद लेते हो, खरीदते नहीं खरीदते। तो वही
दिया जो आपको 10 रुपए में मिल सकता था, थोड़ी सी डेकोरेशन करने की वजह से कस्टमर को क्या लग रहा है, यार मेरे घर में सारी चीजें चमक रही है तो दिया भी क्या होना चाहिए, चमकना चाहिए। तो बनाने वाले ने दिए, जिसने वो चीज जो 10 रुपए की बेच रहा था, थोड़ा सा सेलिंग एक्सपेंसेस किया, थोड़ा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगाई और अपना प्रोडक्ट 10 वाला कितने में बेचना चालू कर दिया, 40 में। तो क्या उसके 30 रुपए लगे थे? एक तो सेल वैल्यू 10 से कितनी हो गई, 40। उसका मोटिव क्या था, क्यों वो अपना समय लगा रहा है फर्दर प्रोसेस करने में? मेरे को तो ये नहीं समझ में आया कि वो फर्दर प्रोसेस क्यों करना चाहता है मैन्युफैक्चरर, क्योंकि जो प्रॉफिट उसे इस सेलिंग प्राइस पे हो रहा था वो उससे सेटिस्फाई नहीं था। वो चाहता है मुझे थोड़ा सा और काम करके क्या मिले, ज्यादा प्रॉफिट मिले। आप अभी भी तो जॉब कर सकते हो, इतने तो पढ़े लिखे हो ही गए, 11th में अकाउंट्स पढ़ा, 12th में अकाउंट पढ़ा, फाउंडेशन में अकाउंट पढ़ा, अकाउंट्स की काफी बेसिक नॉलेज तो हो ही गई। तो अभी क्यों नहीं जॉब करना स्टार्ट कर देते? क्यों चाहते हो कि मैं सीएमए करने के बाद में या सीए करने के बाद में, प्रोफेशनल डिग्री लेने के बाद में जॉब करूं? क्यों? सैलरी तो अभी मिल रही है, सैलरी तब भी मिलेगी, वो बहुत ज्यादा मिलेगी, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा मिलेगी। अभी आप कहीं जाते हैं, वो कहते हैं जी एक्सपीरियंस है, आपने कहा नहीं, आपकी क्वालिफिकेशन का जी इंटर पास है, 12th कर रखे हमने, तो आपको 2000-3000 से स्टार्टिंग मिलेगी। वो कहते जी अभी तो हम आपको काम सिखा रहे हैं, साथ में 2000 दे रहे हैं, 1 साल निकल जाएगा तब जाके वो 5-10 हजार के बीच में आपको देगा। लेकिन यदि प्रोफेशनल डिग्री होगी और ट्रेनिंग आपने कर रखी है कहीं पे, तो ट्रेनिंग के साथ जब आप प्रोफेशनल डिग्री पे और आपका पूरा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, और आप जाते हैं, तो कम से कम 60-70-80 हजार से आपकी स्टार्टिंग होगी। समझ रहे मेरी बात? तो कहाँ आपकी 5000 से स्टार्टिंग हो रही है, कहाँ 50,000 से होती है, 10 गुना ज्यादा होगी ना। क्यों? क्योंकि आपने फर्दर स्टडी किया, उसको पढ़ने में आपका खर्चा हो रही नहीं हो रहा। इंटरमीडिएट की इंस्टीट्यूट को फीस दी, कोचिंग की फीस दी होगी, एग्जामिनेशन फीस दी होगी, हॉस्टल का खर्चा होगा, बुक्स का खर्चा होगा, ये सारे खर्चे आपकी कौन सी कॉस्ट में आ जाएंगे, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है ये सेल वैल्यू और ये सेल वैल्यू में ये हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अब ज्यादा सेल वैल्यू में ज्यादा प्रॉफिट भी तो शामिल होगा। तो यहां पे कंपनी कहती है कि ये जो सेल वैल्यू आपको दे रखी है, मान लो ये सेल वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1.5 लाख रुपए, और ये सेल वैल्यू हमारे पास है 2 लाख, और यहां पे हमारा जो प्रॉफिट है वो 8% है, और यहां हमारा प्रॉफिट कितना है, 10% है। इसका मतलब यदि मैं अपने प्रोडक्ट को इस सेल वैल्यू पे बेच पाता तो वो सेल वैल्यू मेरी एक्चुअल बन जाती, बट मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा मतलब मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मालिक हूं कंपनी का, मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए अपना प्रोडक्ट का बेचूंगा फर्दर प्रोसेस करने के बाद। इसका ना फर्दर प्रोसेस करने के लिए मतलब यदि मैं अपने प्रोडक्ट को अभी ना बेचूं, फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचूं, तो एक तो मुझे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगानी पड़ेगी, एक सेलिंग एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, और एक मुझे क्या चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ प्रॉफिट तो इस सेल वैल्यू पे भी होगा। लेकिन मैं चाहता हूं उस सेल वैल्यू पे जो प्रॉफिट हो रहा था उससे ज्यादा प्रॉफिट मुझे कहां पे हो, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग पे हो। बात समझ में आ रही है? भाई मैं अपनी मेहनत क्यों बढ़ाऊं, क्यों एनर्जी वेस्ट करूंगा, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। खर्चे तो रिकवर करने ही करने हैं, साथ में मेरी इच्छा क्या है कि जो प्रॉफिट मैं पहले कमा रहा था उससे ज्यादा प्रॉफिट मुझे अब होना स्टार्ट हो जाए। तो अब मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा 8% और कितना, 10%। तो इसका मतलब ये सेल वैल्यू अब मुझे कस्टमर से मिल पा रही है, ये मेरी एक्चुअल सेल वैल्यू है, कौन सी, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। अब मुझे इस सेल वैल्यू से कहां पे जाना है, सेल वैल्यू एट एसओपी पे जाना है। लेकिन सेल वैल्यू एट एसओपी पे जाने के लिए मेरे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता मैं कस्टमर के पास जाऊं, प्रोडक्ट बेचूं और उससे पैसे ले आऊं, लेकिन वो रास्ता कंपनी ने बना कर दिया कि आपको कस्टमर के पास कब नहीं जाना, बिना फर्दर प्रोसेस किए। कब जाना है, फर्दर प्रोसेस करने के बाद। मैंने कहा यदि मैं फर्दर प्रोसेस करने के बाद जाऊंगा तो मुझे सेल वैल्यू कौन सी मिलेगी, आफ्टर वाली। तो आफ्टर से बिफोर पे जाने के लिए जिन चीजों को मैंने प्लस कर रखा होगा वो सारी चीजें क्या करनी होगी, माइनस। इसका मतलब इस सेल वैल्यू से इस सेल वैल्यू पे पहुंचने के लिए, इस सेल वैल्यू से इस सेल वैल्यू पे जाने के लिए मुझे ये सारी चीजें एक्स्ट्रा लगानी पड़ी। सारी चीजें क्या कर दो, माइनस कर दो, रिवर्स कैलकुलेशन कर दो ना। तो रिवर्स कैलकुलेशन करने के लिए हमने क्या किया, सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग जो क्वेश्चन में दे रखी होगी उसमें से वो तीनों चीजें जो यहां पे आपको दिखाई दे रही है, सबको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, NRV आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें भाई? यदि मुझे सेल वैल्यू एट एसओपी चाहिए और कंपनी की पॉलिसी है कि हम अपना प्रोडक्ट एसओपी पॉइंट पर नहीं बेचने जाएंगे, तो कैसे मिलेगी बताओ? तो जो जो चीजें फर्दर प्रोसेस करने के बाद आपको मिल रही है वो सारी चीजें क्या कर दो,
पहले तो आपने ऐड कर रखी है ना, इस सेल वैल्यू से इस पे जाने के लिए आपने सब चीजें क्या कर रखी है, तो अब सब चीजें क्या कर दो, माइनस कर दो। किस में, सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में। तो सिंपल सा पॉइंट है कि जिन चीजों को आपने ऐड कर रखा है वो सारी चीजें वापस क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यदि मैं सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग और प्रॉफिट, तीनों चीजें डिडक्ट कर दूं, माइनस कर दूं, तो जो सेल वैल्यू मुझे अब मिलेगी उस सेल वैल्यू का नाम होगा एस्टिमेटेड सेल वैल्यू एट एसओपी, जिसका टेक्निकल नाम, बढ़िया नाम क्या रखा हुआ हमने, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। भाई समझ में आया? तो जब भी आपसे कहा जाए एनआरवी मेथड यूज करो, तो आपको सेल वैल्यू एट एसओपी तो निकालनी है, लेकिन कौन सी वाली, एस्टिमेटेड वाली। और उसको निकालने का चमत्कारी फॉर्मूला क्या आपका, सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस प्रॉफिट माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ एनआरवी। तो कितने प्रोडक्ट हैं आपके पास में, 2 प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, ए एन बी। सेल वैल्यू कौन सी चाहिए होगी आपको, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। थोड़ा सा फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, मुझे सेल वैल्यू कौन सी चाहिए एट एसओपी, पर दे कौन सी रखी होगी, आफ्टर। आफ्टर से एसओपी पे जाने के लिए जिन जिन चीजों को मैंने प्लस कर रखा था उन चीजों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने के लिए सेल वैल्यू आपके पास है 1.5 लाख और कितना, 2 लाख, क्योंकि ये सेल वैल्यू तो मेरे पास है ही नहीं ना क्वेश्चन में। तो यहां पे आ गया 1.5 लाख और कितना, 2 लाख रुपए। अब इसमें से क्या माइनस करना है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट की यदि परसेंटेज दे रखी और ये ना बता रखा हो किस पे, तो किस पे माना जाता है आपको पता ही होगा, सेल वैल्यू पे। तो 1.5 लाख का 8% 12,000 और 2 लाख का 10% 20,000। तो इधर हो गया 12,000 और इधर कितना रहेगा आपका 20,000। तो आपके पास क्या आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई कितनी, 138 और 180। इसमें से आप क्या माइनस कर रहे हैं, या आप चाहो तो एक काम कर सकते हैं, बीच में गैप देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सारी चीजें माइनस करते हैं। इससे आपका टाइम क्या होगा, सेव हो जाएगा। लेस सेलिंग एक्सपेंसेस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग और लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो जो वैल्यू आपके पास आएगी उस वैल्यू का नाम होगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कितना कितना है सेलिंग एक्सपेंसेस, 8,000 10,000 और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी थी, 10 और 12। अब 1.5 लाख में से यदि सारी चीजें माइनस करें तो कितना आएगा, और यहां पे कितना आ जाएगा, तो 2 लाख में से हमने माइनस कर दिया 1,58,000। अब यहां पे रेशो निकालो, अपोर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। तो साथ में हमें ज्वाइंट कॉस्ट का क्या करना है, अपोर्शनमेंट भी करना है। तो रेशो ऑफ एनआरवी, एनआरवी की मुझे रेशो निकालनी है, और इस रेशो को निकालने के लिए यहाँ पे जितने जीरो हैं वो कैंसिल कर दो, 3 जीरो। तो यहाँ रेशो बचेगी 120 और कितनी 158। इनका यदि मैं टोटल करूँ तो कितना आएगा 278। तो ये रेशो बन गई। तो जितने जीरो कॉमन है वो तो हटा दो, बची हुई वैल्यू लिखो। अब यहाँ पे ज्वाइंट कॉस्ट को बांट दो, ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेशन। तो ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेशन में अब आप यदि देखें तो कितना आ जाएगा आपका, ज्वाइंट कॉस्ट कितनी थी हमारे पास क्वेश्चन में, 1 लाख रुपए थी। इस 1 लाख को इस रेशो में क्या कर दो, बांट दो। तो मैंने क्या किया, 1 लाख डिवाइडेड बाई 278, एक बार मल्टीप्लाई किया 120 से, तो मेरे पास आ जाएगा 4316, और दूसरे में 56835। कोई दिक्कत इसमें?
तो एनआरवी मेथड हम कब अप्लाई करते हैं? या तो क्वेश्चन में मेंशन हो कि आपको एनआरवी मेथड से करना है, या फिर हमें क्वेश्चन के अंदर सेल वैल्यू एट एसओबी एक्चुअल वैल्यू ना दे रखी हो, तो हम फिर किसको प्रेफर करते हैं? एनआरवी को। पर यूनिट बोला नहीं है, यदि बोलते तो उसके लिए क्वेश्चन में फिर आउटपुट भी गिवन होना चाहिए था, तो यहाँ पे आउटपुट गिवन नहीं है। तो जब आउटपुट गिवन नहीं है तो पर यूनिट का तो सवाल ही नहीं बनता। सही कह रहे हो। एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, आपको करके दिखाना है, ठीक है जी। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है? ज्वाइंट कॉस्ट, मान लीजिए 1.5 लाख रुपए। एसओपी पॉइंट पर हमारे दो प्रोडक्ट तैयार हो गए, एक का नाम है एक्स और एक का नाम है वाई। हमें क्वेश्चन में आउटपुट भी दिया हुआ है, एक की 1000 यूनिट है और एक की 1500 यूनिट है। हाँ जी। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट गिवन है 15,000, 25,000। सेलिंग एक्सपेंसेस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग हमारे पास में गिवन है 10,000, 15,000। हाँ जी। प्रॉफिट की परसेंटेज हमें क्वेश्चन में गिवन है 10%, 15%। सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग हमें क्वेश्चन में गिवन है 2,10,000 और 2,90,000। हाँ जी। कैलकुलेट ज्वाइंट कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग एनआरवी मेथड। कर सकते हो? चलो करो। यहाँ पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग एनआरवी मेथड। हाँ जी। प्रोडक्ट के नाम है एक्स और वाई। यहाँ पे आपके पास में है आउटपुट 1,000 यूनिट, 1500 यूनिट। हाँ सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 2,10,000 और 2,90,000। प्रॉफिट परसेंटेज में दे रखा है, हमको तो रुपीज में चाहिए। 10% हो गया आपका 21,000 और 15% यदि मुझे 2,90,000 रुपये का निकालना है तो 43,500 आ जाएगा। हाँ जी। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मुझे रुपीज में चाहिए 15,000, 25,000। हाँ जी। सेलिंग एक्सपेंसेस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 10,000, 15,000। अब यदि मैं सेल वैल्यू में से सारी चीजें माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एनआरवी आ जाएगा। तो 2,10,000 में से 21,000, 15,000, 10,000 माइनस कर दिए 1,64,000 और यहाँ पर 2,07,500। 6,000 है, 2,06,500। अब आपको इसका पहले टोटल निकालना चाहिए। तो यदि 1,64,000 रुपये में मैं प्लस करता हूँ 206,500 तो 370,500। तो ऐसे में रेशो
दो दो जीरो कैंसिल हो सकते हैं, तो 1640 डिवाइड बाई 3705 और 2605, हाँ जी, इस रेशो का यूज करके ज्वाइंट कॉस्ट का बांटो और लास्ट में आपको लिखना है ज्वाइंट कॉस्ट पर यूनिट। तो यदि मुझे ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना है 1.5 लाख रुपए को, 1.5 लाख की मेरी ज्वाइंट कॉस्ट है, तो 1.5 लाख रुपए डिवाइडेड बाई आपके पास में 3705 मल्टीप्लाई बाई 1640, तो मेरे पास आ जाएगा 66,397, राउंड फिगर कर दिया मैंने 603। ये ध्यान रखना है इसका टोटल कितना आना चाहिए, 1.5 लाख ही आना चाहिए, इसलिए राउंड ऑफ इस तरीके से करें कि ना तो 1 रुपये कम होना 1 रुपये ज़्यादा। अब ज्वाइंट कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए क्वांटिटी जो 1000 है उससे डिवाइड किया तो 66.397, और दूसरे वाले केस में यदि 1500 से आप डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 55.735। कोई दिक्कत इसमें? बोलो भी, रिपीट करना है कुछ? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, द ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए बी एंड सी टिल द स्प्लिट ऑफ पॉइंट आर ₹14। ये कहते हैं आपको ज्वाइंट कॉस्ट एसओपी पॉइंट तक कितनी दे रखी है, 14 रुपए दे रखी है। मार्केट प्राइजेस ऑफ दीज प्रोडक्ट आर 6, 9 एंड 19, और आपके पास में मार्केट प्राइस मतलब सेल वैल्यू गिवन है 6 रुपए, 9 रुपए और 19 रुपए। फिर आपके पास में कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर बियॉन्ड एसओपी, बियॉन्ड का मतलब क्या है, हाँ इसको ना कौन सी कॉस्ट है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। तो इसको ना इस क्वेश्चन में जो सेल वैल्यू आपको दे रखी है उसके आगे ये नहीं पता चल रहा कि ये सेल वैल्यू एट एसओपी है या आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है। तो आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल वैल्यू कौन सी मानी जाए, तो उसका एक आसान तरीका यह है कि आप सबसे पहले ये चेक करो कि सेल वैल्यू के आगे कुछ लिखा है या नहीं लिखा। यदि कुछ नहीं लिखा तो फिर सेल वैल्यू कौन सी वाली मानी जाएगी, ये डिपेंड करता है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट गिवन है या नहीं। यदि नहीं गिवन तो एट एसओपी वाली मानी जाएगी सेल वैल्यू, और यदि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट गिवन है तो सेल वैल्यू कौन सी मानी जाएगी, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। सिंपल सी बात है, ठीक है जी। दोबारा से समझाऊंगे, समझ में आ गया? मैंने कहा क्वेश्चन में सेल वैल्यू के आगे ये मेंशन नहीं कर रखा कि वो सेल वैल्यू कौन सी है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सेल वैल्यू एट एसओपी वाली है या आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है? तो क्या कहते हो, कैसे पता लगाओगे? हाँ बिल्कुल सही जवाब। स्टूडेंट ने कहा कि यदि आपको फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी है तो वो सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वाली बन जाएगी, और यदि नहीं दे रखी तो वो सेल वैल्यू कौन सी बन जाएगी, एट एसओपी। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो जैसे एक बच्चे ने प्रोफेशनल डिग्री मतलब प्रोफेशनल कोर्स कर रखा नहीं कर रखा, उसकी पहचान कैसे होगी? जब उसका इंटरव्यू लिया जाएगा तो हम उससे क्या कहेंगे, भाई आपने यदि सीएमए कर रखा है या सीए कर रखा है या प्रोफेशनल डिग्री ले रखी है तो उसका सर्टिफिकेट दिखाओ। यदि वो सर्टिफिकेट दिखा रहे तो है, नहीं दिखा पा रहा तो नहीं है। ठीक उसी तरीके से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होगी तो प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस के बाद बिका होगा, नहीं है तो एट एसओपी बिका होगा। तो इस क्वेश्चन में मुझे समझ में आ गया कि जो 6 रुपए, 9 रुपए, 19 रुपए सेल वैल्यू दे रखी है वो सेल वैल्यू कौन सी वाली है, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। इसका मतलब अब मुझे ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना है तो फिर मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एनआरवी निकालना पड़ेगा यदि ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना है तो। एलोकेट द ज्वाइंट कॉस्ट ऑन द मार्केट प्राइस मेथड। अब मार्केट प्राइस में दो ही मार्केट प्राइस होती है, या तो एक एसओपी वाली होती है एक्चुअल, या फिर फर्दर प्रोसेसिंग वाली होती है। और यदि मैं फर्दर प्रोसेसिंग का यूज करके अपना आंसर निकालूंगा तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एनआरवी निकालना पड़ेगा। नहीं, मार्केट प्राइस में आता है सेल वैल्यू। मार्केट प्राइस का दूसरा नाम क्या होता है? जब भी क्वेश्चन में मार्केट प्राइस मेथड लिखा होगा मतलब कि सेल वैल्यू आपको यूज करनी है, सेल वैल्यू एट एसओपी। अब सेल वैल्यू एट एसओपी दो तरीके की होती है, या तो एक्चुअल या एस्टिमेटेड। आपको क्या लगता है क्वेश्चन में क्या मिल पाएगा इस बार? एक्चुअल तो है नहीं, तो फिर कौन सी लेनी पड़ेगी? एस्टिमेटेड का दूसरा नाम क्या है? तो इसका ना कौन सा मेथड यूज करना है? एनआरवी यूज करना है। तो क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहले आपको यह पता लगाना पड़ेगा कि ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए कौन सा मेथड इस क्वेश्चन में यूज करना है, ठीक है ना। तो जैसी ही इंफॉर्मेशन गिवन होगी वैसे आपको अपना आंसर निकालना है। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन जब आप एग्जाम में करते हैं
तो आपको क्या खास ध्यान रखना है कि आपको एक वर्किंग नोट बनाना है। क्या बनाना है? वर्किंग नोट बनाना है। और ये सबसे मेन वर्किंग नोट होगा इस पूरे चैप्टर का। हर क्वेश्चन में हम ऐसे ही काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हमारी ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है? कितनी है? 14 रुपये। इस ज्वाइंट कॉस्ट को इनकर करने के बाद एसओपी पॉइंट पर हमारे कितने प्रोडक्ट तैयार होते हैं? 2। कौन कौन से? इस क्वेश्चन में 3 है, ए, बी और सी। ये हमारे प्रोडक्ट्स हो गए। फिर हमारे पास में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट गिवन है या नहीं, सबसे पहले वो चेक करो। तो मैंने दे रखा वो है 2 रुपये, 1 रुपये और 3 रुपये। फिर सेल वैल्यू दे रखी है। अब सेल वैल्यू आपको ये नहीं पता चल रहा कि कौन सी है, तो मैंने अभी आपके लिए क्या बोला, यदि सेल वैल्यू के आगे मेंशन नहीं है वो सेल वैल्यू कौन सी है, आफ्टर या बिफोर, तो ये किस पे डिपेंड करता है? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पे। यदि क्वेश्चन में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे रखी है, इसका ना प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस हो चुका है, तो अब जो सेल वैल्यू मिली होगी वो कौन सी मानी जाएगी? तो आप अपनी तरफ से बिना पूछे किसी से भी क्या लिख दोगे? आफ्टर फर्दर। यदि ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ना होती तो ये सेल वैल्यू कौन सी बन जाती? एट एसओपी, एक्चुअल वाली बन जाती। अब क्वेश्चन में एनआरवी निकालने के लिए मुझे किसकी भी जरूरत पड़ती है? प्रॉफिट की भी जरूरत पड़ती है, और सेलिंग एक्सपेंसेस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ये दोनों चीजें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो नहीं है तो क्या करना पड़ेगा आपको? इग्नोर करना पड़ेगा। भाई जो चीज है वो लेंगे, जो नहीं है इसका मतलब नहीं लेंगे। तो अब एनआरवी निकालने के लिए आपका जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में सेल वैल्यू में से प्रॉफिट भी माइनस होता है, सेलिंग एक्सपेंस भी माइनस होता है, फर्दर प्रोसेसिंग भी माइनस होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में माइनस करने के लिए सिर्फ क्या चीज आपके पास है? फर्दर प्रोसेसिंग का। तो माइनस करने के बाद जो सेल वैल्यू बचेगी उसका नाम होगा एनआरवी। तो आपके सामने यदि मुझे क्वेश्चन में कहा जाए एनआरवी कितनी है, तो मैं तो यहां पे ही निकाल सकता हूं। एनआरवी कैसे निकालूंगा? 6 रुपए में से 2 रुपए माइनस करूंगा, 4 रुपए। 9 में से 1 माइनस किया, 8। और 19 में से 3 माइनस किए, 16। इस रेशो में 4, 8, 16, इसका टोटल ऐसे कितना आ रहा है? 28। तो 4/28, 8/28 और 16/। इस रेशो में 14 रुपए को क्या कर दो? बांट दो। कर पाओगे? करो फिर। तो यदि मुझे सॉल्यूशन करना होगा तो यहां पे क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट शोइंग ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेशन यूजिंग एनआरवी लिख दो, या मार्केट प्राइस जो उन्होंने नाम लिखा वो लिख देंगे। तो अभी हम मार्केट प्राइस का मतलब यहां पे क्या लिख रहे हैं? एनआरवी। देखिए एग्जाम में यदि फॉर्मेट बना बनाया आता है तो आपके लिए मजे आ जाएंगे। सिर्फ आपको वैल्यू क्या करनी होगी? पुट करनी होगी। नॉर्मली तो फॉर्मेट आपको खुद ही बनाने पड़ते हैं। हाँ जी, सेल वैल्यू आपको यहाँ पे इस समय कौन सी लिखनी है? आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितना कितना था? 6919 लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 213। आपके पास आ जाएगा एनआरवी 4816। फिर आपको रेशो निकालनी है। किसकी रेशो निकालनी है? एनआरवी की। तो 4/28, 8/28 और 16/28। फिर ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेशन। तो 6 में से आपने 2 माइनस किया 4, 9 में से 1 माइनस किया 8, 19 में से 3 माइनस किया 16, रेशो निकाली। और उस रेशो में आपकी जो ज्वाइंट कॉस्ट है 14 रुपये, उसको बांट दो। तो 14 रुपये को जब मैंने बांटा इस रेशो में, तो यहां आ गया 2। चैप्टर में बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है किस मेथड का यूज आपको ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने में करना है। आया समझ में?
देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, 5th क्वेश्चन नंबर देखिए। हाँ जी, 5th क्वेश्चन नंबर, a company operates a chemical process which produces 4 product KLMN from a basic raw material। कहते हैं एक ही रॉ मटेरियल से आप KLMN कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो? 4। रॉ मटेरियल कंजम्पशन 17,520, वेजेस आपके है 16,240 और ओवरहेड का खर्चा 16,240। इसका मतलब यदि मैं इन तीनों खर्चों को प्लस कर दूं, मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड, तो मुझे क्या मिल जाएगी? ज्वाइंट कॉस्ट मिल जाएगी। तो आपको याद होगा मैंने इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास में आपको 4 चीजें बताई थी, निकालते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में कितनी चीजें आती हैं? 4। ज्वाइंट कॉस्ट को कैलकुलेट करना, ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना, 2 इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं। एक इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट एसओपी पॉइंट पे होगा और दूसरी आफ्टर फर्दर, और लास्ट में क्या करना होगा? कंपैरिजन, कि कहां पर कंपनी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती है। तो उसका तरीका क्या होता है? जहां पे मेरा प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा मैं अपने प्रोडक्ट को उस समय वहां पर बेचूंगा। मतलब कि एसओपी पे ज्यादा मिलेगा तो एसओपी पे बेचूंगा, फर्दर प्रोसेस के बाद ज्यादा मिलेगा तो फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचूंगा। तो इस समय मुझे क्वेश्चन में क्या जानकारी दे रखी है वो मुझे ढूंढनी है सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 5 में, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था, हर क्वेश्चन में मुझे एक वर्किंग नोट बनाना चाहिए जिसमें सबसे पहले मुझे क्या ढूंढना है पूरे क्वेश्चन में। स्टेप नंबर 1 मेरे लिए क्या होगा? ज्वाइंट कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना कि क्वेश्चन में कितनी है। तो तीनों का टोटल जरा बताओगे कितना है? 50,000। अब ये ज्वाइंट कॉस्ट 50,000 पे कैसे निकाला, समझ में आ गया सबको? तो मैंने कहा जी इसमें मेरी मटेरियल कॉस्ट कितनी है और लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट, इन सबको प्लस किया तो आया 50,000 पे। फिर एक ऐसा समय आया होगा जब रॉ मटेरियल अपनी पहचान छोड़ चुका होगा, तो उस समय हमारे यहाँ कितने प्रोडक्ट बने? KLMN। फिर हमें क्वेश्चन में प्रोडक्शन दे रखी है, मतलब क्वांटिटी प्रोड्यूस दे रखी है। तो क्वांटिटी प्रोड्यूस आपके पास है 16,000 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, 2,000 और 360। अब एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ, कौन सी कॉस्ट चाहिए? नहीं, कौन सी कॉस्ट चाहिए? सेलिंग एक्सपेंसेस है या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है? कौन सी? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आपके पास है 28,800। तो इसका मतलब है इस पे हमने कोई कॉस्ट नहीं लगाई। अच्छा, जिसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं दे रखी होती, इसका ना आपने उसको किस पे बेचा होगा? फिर एट एसओपी। तो जो एल प्रोडक्ट है वो आपका किस पे बिका होगा? एसओपी पॉइंट पे ही बिका होगा। उसका ना बाकी के 3 प्रोडक्ट की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे रखी है, तो बाकी 3 प्रोडक्ट की जो सेल वैल्यू होगी वो कौन सी वाली होगी? तो यहाँ जो सेल वैल्यू आपको दे रखी है 1,09,600, ये सेल वैल्यू कौन सी मानी जाएगी? आफ्टर एसओपी। ठीक है जी, और यहां तो कोई दिक्कत? अच्छा, ये सेल वैल्यू एट एसओपी हमें किसकी दे रखी है? अभी 5600 दे रखी है, किसकी? एल की। और बाकी की सेल वैल्यू एट एसओपी है या नहीं है? ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ के। द कंपनी प्रेजेंटली इंटेंड टू सेल प्रोडक्ट एल एट एसओपी विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। कंपनी की इंटेंशन है कि एल प्रोडक्ट को कब बेचो? एट एसओपी पॉइंट पे बेचो, मतलब फर्दर प्रोसेस करने से पहले बेचो। द रिमेनिंग प्रोडक्ट KMN आर टू बी फर्दर प्रोसेस एंड सोल्ड। और कंपनी कहते हैं बाकी तीनों प्रोडक्ट को हमने फर्दर प्रोसेस किया और उसके बाद हमने क्या किया? बेचा। However, the management has been advised that it would be possible to sell all the 4 products at SOP point without further processing, and if this course was adopted, the selling prices would be as under। वो कहते हैं यदि हम चारों प्रोडक्ट को में से एक, ध्यान से सुनना, चारों में से एक तो बेचना ही किस पे? एसओपी। बाकी तीनों प्रोडक्ट भी यदि एसओपी पॉइंट पे बेचते तो उस समय हमारी सेलिंग प्राइस क्या होती? तो इसका ना सेलिंग प्राइस एट एसओपी पर केजी हमारे पास में गिवन है कितने कितनी? 4 रुपए, 28 रुपए, 8 रुपए और कितनी?
40। तो क्या मैं सेल वैल्यू एट एसओपी रुपीज में निकाल सकता हूँ? क्या मैं रुपीज में निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो यदि मैं क्वांटिटी को सेलिंग प्राइस एट एसओपी पर किलोग्राम से मल्टीप्लाई कर दूं, क्वांटिटी प्रोड्यूस को सेलिंग प्राइस एट एसओपी पर किलोग्राम से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास जो सेल वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी? सेल वैल्यू एट एसओपी आएगी। तो 16,000 किलोग्राम को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 64,000, 200 को 28 से मल्टीप्लाई करूंगा 5600। जो मेरे को निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में गिवन है। नहीं दे रखी होती तो मैं क्या करता, 200 को 28 से मल्टीप्लाई करता, 2000 को 8 से मल्टीप्लाई किया और 360 को 40 से मल्टीप्लाई किया 14,400। कोई दिक्कत? अब यदि आप इस वर्किंग नोट को बना पाते हैं तो समझ लो आपका 90% क्वेश्चन हो गया। अब आप कहोगे 100% क्यों नहीं बोला? क्योंकि 10% का मतलब जो पॉइंट आपसे पूछे हैं उन्हें करके दिखाना है आपको। तो जिस बच्चे ने ये वर्किंग नोट बना लिया इस चैप्टर में ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, समझ लो उसका 90% क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो हो गया, सॉल्व हो गया। अब तो सिर्फ उसको आंसर निकाल के दिखाने हैं फॉर्मेट में वैल्यू पुट करके। नोट कर लिया? क्या करना है? करो फटाफट से, कर लीजिए बिल्कुल। अब देखिए क्वेश्चन में पहला पॉइंट आपसे क्या पूछ रहे हैं, प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। तो सबसे पहले ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना है 50,000 रुपये को। तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये कि ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए कौन सा मेथड क्वेश्चन में यूज करने के लिए बोला है? हाँ जी, ज्वाइंट कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए क्या मेथड गिवन है या नहीं? देखिए मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे समझा रहा हूँ एज अ स्टूडेंट समझ के, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे दिमाग में क्या क्या पॉइंट आए होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट एक जैसे ही सोचता है लगभग। तो सबसे पहले जो 50,000 की ज्वाइंट कॉस्ट दे रखी है, मैंने क्वेश्चन को पढ़ के ये पता लगाना है कि क्या ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए मेथड का नाम दे रखा है या नहीं दे रखा। यदि मेथड का नाम दे रखा है तो फिर आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा, चाहे वो उस क्वेश्चन के लिए सुटेबल हो या ना हो। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का डार्क कॉम्प्लेक्शन है, लेकिन जिस स्कूल में पढ़ता है उसमें शर्ट भी व्हाइट पहननी है स्कूल में और पैंट भी व्हाइट पहननी है, तो क्या आपको लगता है सूट करेगी उस पर? अब मजबूरी है, स्कूल की यूनिफॉर्म है, उसको अकेले बच्चे के लिए थोड़ी कोई ड्रेस चेंज कर दी जाएगी। तो एग्जाम्पल का मतलब क्या हुआ कि सूट करता है तो भी ठीक है, नहीं सूट करता तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने क्या सोच के डिसाइड किया है वो तो वही जानता है। हाँ, यदि मेथड ना गिवन होता तो फिर हम सिचुएशन के हिसाब से जो बेस्ट मेथड होगा वो अडॉप्ट करेंगे। बात समझ में आ रही? तो अब यहां पे बात कर रहे हैं द ज्वाइंट कॉस्ट आर टू बी अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ सेल वैल्यू एट एसओपी पॉइंट। इसका मतलब मेथड क्वेश्चन में गिवन है। तो यदि ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए मेथड गिवन है तो कौन सा गिवन है? सेल वैल्यू एट एसओपी। तो इसका मतलब मुझे इस क्वेश्चन में ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए सेल वैल्यू एट एसओपी की जरूरत है, जो इस क्वेश्चन में 64,000, 5600, 16,000 और कितनी देर की है? 14,400। इस रेशो में ज्वाइंट कॉस्ट को क्या करना है? बांटने। समझ में आ गई? तो मेथड गिवन है कौन सा? सेल वैल्यू एट एसओपी। अच्छा, यदि वर्ड यहां पे एस्टिमेटेड सेल वैल्यू एट एसओपी लिखा होता, क्या लिखा होता? एस्टिमेटेड, तो फिर आपके लिए कौन सा मेथड बन जाता? एनआरवी बन जाता। बड़े ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, ठीक है ना? जरा सी घटना मतलब गलती होगी आपसे, वो कहते हैं ना दुर्घटना घटी वाली कहानी हो जाएगी आपकी। तो जरा सी गलती आपका सीधा सीधा 8-10 नंबर का क्वेश्चन आपके हाथ से ले जाएगी। चलिए भाई आगे देखते हैं। तो अब नोट कर लिया सबने? निकालो पहला आंसर अपना। करें आगे?
तो देखिए अब सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना है, सॉल्यूशन नंबर 1 आपको लिखना है यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेशन, और जो बोला वही लिखा है मैंने, स्टेटमेंट शोइंग ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेशन यूजिंग सेल वैल्यू एट एसओपी मेथड। तो सबसे पहले प्रोडक्ट के नाम लिखते हैं, फिर आपके पास में सेल वैल्यू एट एसओपी, फिर आपको चाहिए रेशो और जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन। देखिए वर्किंग नोट में प्रोडक्ट के नाम आपने क्या क्या लिखे थे, KLM N। सेल वैल्यू एट एसओपी निकाल लिया था या निकालना पड़ेगा? तो फिर वहां से देख के लिख दो 64,000, 5600, 16,000 और 14,400, सबका टोटल कितना आ जाएगा? 1,00,000 रुपए। फिर आपको रेशो चाहिए, तो रेशो में मुझे लगता है 2 जीरो कैंसिल हो सकते हैं, हाँ जी, ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेशन। अब 50,000 की हमारी ज्वाइंट कॉस्ट है, तो आपके पास कितना आएगा? 32,000। ऐसे यहां पे 2,800, 8,000, 8,000 होगी भैया, 800 कहाँ गई? चेक करो। पचास 50,000 है भैया ये, फिर चेक करो दोबारा। हाँ जी, 50,000 इंटू 640 डिवाइड बाई 1,000, 32,000 आ रहा है भैया मेरा। तो आप 50,000 की जगह 5,000 लिख रहे होंगे, इस वजह से ऐसी घटना घटी आपके साथ। 64,000 था ना, अभी आपके सामने लिखा ना 64,000, 5600, 16,000, 14,400। उस रेशो में हमने ज्वाइंट कॉस्ट को क्या किया, बांटे। क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है present a statement showing the product wise and total budgeted profit or loss based on the proposal to sell product L at SOP point and KMN after further processing। ये कहता है कि आप एक इनकम स्टेटमेंट बनाइए, प्रॉफिट निकालने का मतलब इनकम स्टेटमेंट बनानी है आपको, और उस इनकम स्टेटमेंट में कंडीशन ये है कि एल की जो सेल वैल्यू यूज करोगे वो कौन सी वैल्यू यूज करोगे, एसओपी पॉइंट की, और बाकी तीनों की सेल वैल्यू कौन सी यूज करोगे, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो पॉइंट नंबर 2 में इनकम स्टेटमेंट आपको बनानी है, और यहां पे आपको एल किस पे बेचना है, एसओपी पे बेचना है, और बाकी के एम एन और क्या था, के, के एम और एन किस पे बेचना है,
आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। देखिए, सबसे पहले आपको थोड़ी सी सावधानी से काम करना पड़ेगा। थोड़ी सी सावधानी वर्ड इसलिए बोला गया क्योंकि जो एल है वो किस पे बेचना है, एसओपी। तो यहां जो फॉर्मेट होगा वो कौन सा वाला यूज होगा, एसओपी। आपको याद होगा फर्स्ट क्लास में मैंने, यदि कोई प्रोडक्ट एसओपी पॉइंट पे बेचते हैं तो उसकी सेल वैल्यू कौन सी चाहिए होती है, सेल वैल्यू कौन सी चाहिए होती है, एसओपी वाली चाहिए। उसमें से हम क्या माइनस करते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए, सबसे पहले क्या माइनस करते हैं, ज्वाइंट कॉस्ट। तो ज्वाइंट कॉस्ट तो सभी के लिए क्या होती है, सेम, चाहे प्रोडक्ट एसओपी पॉइंट पे बिके या प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस करने के बाद बिके। ठीक है ना। फिर आप माइनस करते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। तो जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी थी उसमें कहीं पे भी सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं था। अच्छा, यदि होता तो बहुत सावधानी से काम करना पड़ता। सावधानी वर्ड में इसलिए बोल रहा हूं, यदि सेलिंग एक्सपेंसेस मुझे क्वेश्चन में दे रखा होता आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, तो फिर वो के एम और किस में से माइनस होता, एन से। और यदि सेलिंग एक्सपेंस एट एसओपी वाला दे रखा है तो वो किस में से माइनस होगा, एल में से। क्योंकि एल यदि एसओपी पे बिक रहा है तो उसके सारे खर्चे कौन से वाले होने चाहिए, एट एसओपी वाले। और के एम एन आफ्टर फर्दर प्रोसेस आप बेच रहे हैं तो वहां जो सारे खर्चे होंगे वो कौन से वाले होंगे, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। अच्छा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमें इसकी तो दे ही नहीं रखी थी, इसकी कितनी कितनी थी, 28,800, 16,000 और कितना है, तो 28,800 प्लस 16,000 प्लस 6600, टोटल आपके पास आ जाएगा 51,400। तो आपके पास में प्रॉफिट कितना आएगा। यहां पे सेल वैल्यू कौन सी इस्तेमाल करनी है, के एम एन में, जल्दी से बताओ। हाँ जी, के एम एन में हमें सेल वैल्यू कौन सी यूज करनी है, 1,09,600 या 64,000, 1,09,600। और एम में और एन में 21,600, कितना है, 21,600। क्यों, क्योंकि आपने के एम एन कब बेचे हैं, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो सेल वैल्यू भी कौन सी चाहिए, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। यहीं पे बस बच्चों से गलती होती है, वो जोश में आके कौन सी सेल वैल्यू लिख देते हैं, एट एसओपी, जबकि बोला किस पे, आफ्टर। तो जो बोला है वो काम करना है, इसमें टेंशन वाली क्या बात। बस आप अपना आंसर निकालो, कितना है, 1,09,600 प्लस 5600 प्लस 30,000 प्लस 21,600, 1,66,800 में से माइनस किया 50,000, माइनस किया 51,400, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 65,400। अब 1,09,600 में से आपने माइनस किया 32,000, माइनस किया 28,800, आपके पास आ जाएगा 48,800। 5600 में से 2800 माइनस किया 2800, ठीक है जी। और 30,000 में से आपने माइनस किया तो यहाँ कितना लिखेंगे, 6,000। 21,600 में से आपने माइनस किया 7,200 और 6600, तो आपके पास आ जाएगा 7,800। ठीक है जी। एक बार क्रॉस चेक करने के लिए इन चारों का टोटल 65,000 यदि 400 आ गया तो आपका आंसर सही है, कोई दिक्कत इसमें। तो एग्जाम में आपसे गलती ना हो, सावधानी का मतलब है कि जो प्रोडक्ट जिस प्राइस पे बेच रहे हैं वो सेलिंग प्राइस आपको यूज करनी है और वही आपको कॉस्ट पे यूज करनी है। यदि प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेच रहे हैं तो सेलिंग प्राइस फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वाली लेनी है और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी माइनस करनी पड़ेगी।
और सेलिंग एक्सपेंसेस भी कौन से लेने होंगे? आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। यदि आप अपने प्रोडक्ट को एसओपी पॉइंट पे बेच रहे हैं तो सेल वैल्यू भी एट एसओपी पॉइंट पे होना चाहिए, सेलिंग एक्सपेंसेस भी एट एसओपी पे होना चाहिए, और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को तो कंसीडर करना ही नहीं है, क्योंकि आप अपना प्रोडक्ट कब बेच रहे हैं? एट एसओपी पॉइंट पे। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है पॉइंट नंबर 3, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू शो द प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल प्रॉफिट और लॉस इफ द ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी टू सेल ऑल द प्रोडक्ट एट एसओपी स्टेज वाज अडॉप्टेड। कंपनी कहती है कि हम अपने सारे प्रोडक्ट अब किस पे बेचना चाहते हैं? एसओपी पॉइंट पर। तो यदि मैं अपने सारे प्रोडक्ट एसओपी पॉइंट पे बेचूंगा तो मुझे सेल वैल्यू कौन सी लेनी होगी? एट एसओपी 64,000, 5600, 16,000 और 14,400। तो क्या अब प्रॉफिट निकालते टाइम मैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करूंगा? हाँ या ना का जवाब देना है। आंसर नंबर 3 में मुझे जो इनकम स्टेटमेंट बनानी है वो कौन सी बनानी है? एट एसओपी। ऑल प्रोडक्ट्स किस पे बेचने? सेल एट एसओपी। यदि मैं सारे के सारे प्रोडक्ट एसओपी पॉइंट पे बेचूंगा तो मुझे सेल वैल्यू कौन सी लेनी पड़ेगी? तो क्या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस होगा या नहीं होगा? क्यों? जब हमने फर्दर प्रोसेस किया ही नहीं है तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है जी। अब सेल वैल्यू यहां पे कौन सी लिखनी पड़ेगी? एट एसओपी। के, एल, एम और एन, और यहां पे आपको लिखना है टोटल। सेल वैल्यू कितनी लिखनी है? 64,000, 5600, 16,000 और 14,400, और टोटल सेल वैल्यू थी 1 लाख रुपए। ठीक है जी। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे? ज्वाइंट कॉस्ट। ठीक है जी। ज्वाइंट कॉस्ट कितनी कितनी थी? 32,000, 2800। भैया जीरो की इंपॉर्टेंस समझो। बढ़ गया तो भी दिक्कत है, घट गया तो भी दिक्कत है। जब टैक्स देने की बारी आती है और आपका टैक्स बना 1800 और 2 जीरो बढ़ जाए 1,80,000 हो जाएगा। आपको इतना तो कमाए नहीं जितना देना पड़ रहा जी। ठीक है जी। और किसी से सैलरी लेनी है 1 लाख रुपए और 2 जीरो घट जाए तो 1,000 रुपये सैलरी रह जाएगी। तो जीरो का बढ़ना भी नुकसान है, घटना भी नुकसान है। और यहाँ पे क्या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ली जाएगी या नहीं ली जाएगी? लिखना भी नहीं है भूल के। जब है ही नहीं तो लिखे भी क्यों भैया? अब एक बच्चे से मैंने पूछा भी आप अपने भाई बहनों के नाम बताओ। पता चला कि वो इकलौते ही लड़का है अपने पेरेंट्स का, तो ना उसका कोई भाई है ना कोई उसकी बहन है, तो क्या कहेगा? नॉट एप्लीकेबल। बेस्ट आंसर क्या? नॉट एप्लीकेबल। ये थोड़ी है कि राम श्याम जो भी पड़ोसियों के नाम है वो लिख देगा। तो जो चीज है ही नहीं वो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। सेलिंग एक्सपेंसेस एट एसओपी यदि होते तो हम क्या करते? माइनस करते। इफ एनी का मतलब होते तो लेते। तो अब आपका प्रॉफिट कितना है? 32,000, 2800, 8,000, 7,200 और टोटल प्रॉफिट कितना है? 50,000। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3 में कोई दिक्कत? लिखना है किसी का? लिखो फटाफट से। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है पॉइंट नंबर 4, जिसमें लिखा हुआ है रिकमेंड एनी अदर ऑल्टरनेटिव। आपको याद आ गया होगा अदर ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या? ये आपसे एक नया तरीका जानना चाहते हैं। ठीक है जी। ये जानना चाहते हैं क्वेश्चन में कि क्या हम अपने प्रॉफिट को, जो अभी हमारे पास 65,400 रुपये दिखाई दे रहा था, यदि हम एल को एसओपी पे बेचें और बाकी तीनों को किस पे बेचें? आफ्टर फर्दर प्रोसेस, तो हमारा प्रॉफिट 65,400 आ रहा था। यदि सबको एसओपी पॉइंट पे बेचेंगे तो कितना आ रहा है? 50,000। तो आपके लिए बेटर क्या है? सबको एसओपी पे बेचें या एल को एसओपी पे बेचें और बाकी सबको आफ्टर पे बेचें? अभी तक आपको क्या फील आ रहा था? बोलो भाई। अभी तक मुझे ये लग रहा था कि एल को एसओपी पे बेचना चाहिए
बाकी तीनों को फर्दर प्रोसेस के बाद बेचना चाहिए, तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा 65,400। तो ये कंपनी की पॉलिसी सबसे बेस्ट है। अभी तक मैं ऐसा सोच रहा था, अब मुझसे किसी ने कहा क्या आपको लगता है कि इससे भी बेस्ट हो सकता है? अभी तक तो ये बेस्ट लग रहा था, अब बेस्ट से भी बेस्ट ढूंढना है। तो वही पॉइंट नंबर 4 में आपको आंसर देना है, रिकमेंड एनी अदर ऑल्टरनेटिव। क्या कोई और नया तरीका आपके पास है? किसका? इन योर ओपिनियन टू इंक्रीज टोटल प्रॉफिट फर्दर, जो आपका प्रॉफिट 65,400 से भी ज्यादा हो जाए। तो क्या है पॉसिबल? क्या बताओ? तो आप कहेंगे सर अपना आंसर देने के लिए के को कंपेयर करो कि यदि मैं के को आफ्टर फर्दर प्रोसेस बेचूंगा तो 48,800 का प्रॉफिट होगा और एसओपी पे कितना है 32। तो आप एक काम करो, के किस पे बेचो? आफ्टर फर्दर। तो इसका मतलब मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, ठीक है ना? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, जिससे मैं क्या दे पाऊंगा? बेस्ट ऑल्टरनेटिव दे पाऊंगा। हाँ जी, प्रोडक्ट्स के नाम क्या कहते हैं? KLMN। सेल वैल्यू तो लिखने की जरूरत ही नहीं, हमें तो लिखना प्रॉफिट। प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितना कितना था? 48,800। इस पे तो कितना था? 2800। लेकिन ये 2800 कौन सा वाला था? क्योंकि एल तो बेचना ही किस पे था? एसओपी। ये कितना था? 6,000। और ये कितना था? 8,000। हाँ 7,800। तो हमारा टोटल प्रॉफिट था 65,400। यदि हम अपने प्रोडक्ट एसओपी पॉइंट पे बेचते तो हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा था? 32,000, 2,800, 8,000, 7,200 टोटल आ रहा था। तो हमें लग रहा था अब तक बेस्ट पॉलिसी कौन सी है? अभी तक बेस्ट पॉलिसी क्या थी? हाँ जी, बेस्ट पॉलिसी अभी तक क्या थी? KMN को किस पे बेचो? आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। एंड एल को किस पे बेचो? एट एसओपी। ये अभी तक की बेस्ट पॉलिसी थी। लेकिन हम तो एक ऐसा जवाब देना चाहते हैं जहां पे हमारा प्रॉफिट इससे भी ज्यादा हो, तो उसके लिए हमने कहा भाई कंपैरिजन करते हैं। अब बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? बेस्ट ऑल्टरनेटिव में हमने कंपनी को सलाह दी। क्या सलाह दी? कि जहां हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा हमें वहां पे अपना प्रोडक्ट बेचना चाहिए। तो मैंने कहा के को कब बेचने में फायदा है? आफ्टर। ठीक है जी। एल को कब बेचें? एल को तो बेचने किस पे पहले से डिसाइड हो चुका है, सेल एट। ये तो पहले से ही डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड। इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कंपनी पहले ही बोल चुकी है। यहां पे कब बेचना चाहिए? सेल एट और ठीक है जी। तो यहां पे रिवाइज्ड प्रॉफिट आ जाएगा। तो रिवाइज प्रॉफिट के हिसाब से 48,800, ये तो 2800 ही रहेगा। 8,000, 7,800 और आपका प्रॉफिट आ जाएगा 67,400। इसका ना आपका जो पहला बेस्ट पॉलिसी था उस पर 65,400 रुपए का कंपनी का प्रॉफिट आ रहा था। अब आप अपना प्रॉफिट को 65,400 से बढ़ाकर कितना कर सकते हो? 67,400। इसका ना आपका प्रॉफिट आपके सजेशन से कंपनी को कितने रुपए ज्यादा दिलाएगा? 2,000 रुपये ज्यादा दिलाएगा। बात समझ में आ गई?
तो यदि ये पूरा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये समझो कि आपको 10 नंबर से 12 नंबर के बीच में मिल सकते हैं। और जो पहला क्वेश्चन आपने किया था आज की क्लास में, उसमें आपको 2 नंबर मिल सकते हैं, 3 नंबर भी मिल सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन से ऑप्शन के साथ देंगे वो। हाँ जी, वर्किंग नोट आपको ही बनाना है। मैं एक बार बस क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूँ। सबसे पहले कहते हैं रॉ मटेरियल आपने खरीदा कितने लाख का? 11,04,000 का। और उसको प्रोसेस करने के बाद कितने प्रोडक्ट तैयार हो गए? PQRS। इनकी सेल वैल्यू आपके पास है 3 रुपये, 9 रुपये, 16 रुपये, 60 रुपये रेस्पेक्टिवली। यूनिट सेल वैल्यू का मतलब क्या होता है? एक यूनिट की सेलिंग प्राइस। तो 3 रुपये, 9 रुपये, 16 रुपये, 60 रुपये जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो कौन से पॉइंट पे है? एट SOP। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले मुझे क्या दिखाई दिया कि मुझे यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखी है PQRS की, वो कौन सी दे रखी है? एट SOP दे रखी है। However, during a year, a company decided to further process and sold product PQS while R was not to be processed further but sold at SOP point। मतलब PQRS में R को छोड़ के बाकी प्रोडक्ट कंपनी कहती है किस पे बेचने हैं? आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। और R किस पे बेचना है? एट SOP। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया, वहां पे KLMN था ना, और यहाँ पे क्या हो गए? PQRS हो गए। अच्छा, नीचे आपके पास में मटेरियल को प्रोसेस करने पर आपकी प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी लगी? 28 लाख। तो प्रोसेसिंग कॉस्ट के अंदर क्या आता है? एक तो वेजेज आती है और एक ओवरहेड का खर्चा आता है। इस वाला मटेरियल 11,04,000 का खरीदने के बाद उसे PQRS में बनाने में कितने लाख रुपए और लगे? 28 लाख। तो आपकी ज्वाइंट कॉस्ट कितनी हो गई? क्वेश्चन नंबर 19 में यदि हमसे कोई पूछे आपकी सर ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है, तो मैंने कहा ये ज्वाइंट कॉस्ट पता लगाने के लिए 11,04,000 तो एक हो गई मटेरियल कॉस्ट के नाम से, और प्रोसेसिंग कॉस्ट जिसमें लेबर और ओवरहेड का खर्चा आ गया, तो दोनों मिलाकर कितना आ जाएगा? 39,04,000। फिर एक पॉइंट आया होगा जिसका नाम क्या है? SOP। और यहां पे हमने देखा हमारे कितने प्रोडक्ट तैयार होते हैं? PQRS। यहां पर हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था? सेलिंग प्राइस पर यूनिट एट SOP, जो कि कितना था? 3 रुपये, 9 रुपये, 16 रुपये और 60 रुपये। हमें क्वेश्चन में नीचे आउटपुट भी दे रखी है, मतलब क्वांटिटी प्रोड्यूस भी दे रखी है। तो क्वांटिटी प्रोड्यूस आपके पास है 10 लाख यूनिट, 20,000 यूनिट, 10,000 यूनिट और 18,000 यूनिट दे रखी है आपको। यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे सेल वैल्यू क्या मिल जाएगी? एट SOP मिल जाएगी। किस में? रुपीज में। तो मेरे पास सेल वैल्यू एट SOP कितनी आ जाएगी? 30 लाख, 1,80,000, 1,60,000, और उसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 60 रुपये को 18,000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 10,80,000, 10,80,000। यानी 10,80,000 रुपये आ जाएगा आपके पास में। यानी सेल इन रुपीज लैक्स और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अब आपको फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी दे रखी है, तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी कितनी दे रखी है? 12 लाख रुपए, 2,40,000 रुपए। आर की तो देनी रखी क्योंकि आर कंपनी ने डिसाइड किया किस पे बेचना है? SOP पे। अच्छा, अब जो सेल वैल्यू आपको दे रखी है वो सेल वैल्यू कौन सी है? ठीक है जी। कितने? 46 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। वो लिखना ही नहीं है क्योंकि वो 1,60,000 किसकी सेल वैल्यू थी? आर की थी एट SOP पे। और कितना है? 12 लाख रुपए। लेकिन ये तो गलत है ना? क्या? नहीं, ऊपर सेल के आगे कहीं लिखा थोड़ी है कि वो आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है। वो तो आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि जिसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे रखी होगी प्रोडक्ट की, उसकी सेल वैल्यू आफ्टर वाली मानी जाएगी, और जिसकी नहीं दे रखी उसकी क्या मानी जाएगी? एट SOP। आप लिखना चाहो तो लिख दो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। ठीक है भाई।
इतना वर्किंग नोट बनने के बाद अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या आएगा? पहला पॉइंट मेरे लिए क्या होता है? स्टेप नंबर 1 इस चैप्टर में पहला स्टेप मेरे लिए क्या है? वर्किंग नोट बनाना, जिसमें पूरा क्वेश्चन जो लैंग्वेज में दे रखा होगा उसको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है वो लिख देना। स्टेप नंबर 2 ज्वाइन कॉस्ट को बांटना है। तो ज्वाइन कॉस्ट को बांटने के लिए कौन सा मेथड यूज करने को कहा है? तो रिक्वायर्ड वर्क आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। पॉइंट नंबर ए, इफ ज्वाइन कॉस्ट आर अपोर्शन अमंग द 4 प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ। तो इसका मतलब ज्वाइन कॉस्ट को बांटने के लिए कौन सा मेथड यूज करना है? यूज NRV। ठीक है जी। अब ध्यान से समझ लो, पॉइंट नंबर ए में ज्वाइन कॉस्ट को बात, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं। पॉइंट नंबर ए में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में ज्वाइन कॉस्ट को बांटना है या प्रॉफिट निकालने की बात की गई है? बड़े ध्यान से पढ़ना है। हाँ जी। इफ द ज्वाइन कॉस्ट आर अपोर्शन अमंग द 4 प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ NRV एट SOP पॉइंट, व्हाट वुड बी द कंपनीज एनुअल इनकम? तो प्रॉफिट निकालने को बोला है, और प्रॉफिट निकालते टाइम मुझे उस प्रॉफिट को निकालने के लिए ज्वाइन कॉस्ट भी क्या करनी पड़ती है? माइनस करनी पड़ती है। तो माइनस करने के लिए ज्वाइन कॉस्ट को बांटना पड़ेगा। बांटने के लिए मेथड चाहिए, मेथड कौन सा यूज करना है? NRV। तो इसका मतलब है ज्वाइन कॉस्ट को बांटने का जो काम करना पड़ेगा वो भी वर्किंग नोट माना जाएगा, क्योंकि पॉइंट नंबर ए में आपसे प्रॉफिट मांगा गया, ना कि ज्वाइन कॉस्ट को बांटना है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? पहले पार्ट में ज्वाइन कॉस्ट को बांटना सॉल्यूशन का पार्ट था, और इस वाले क्वेश्चन में ज्वाइन कॉस्ट को बांटना वर्किंग नोट का पार्ट है। काम उतना ही करना है जितना पिछले क्वेश्चन में किया था, बस फर्क इतना है कि एक को आपने वर्किंग नोट का नाम देना है, एक को आपने सॉल्यूशन का नाम देना है। लिख लिया यहां तक सबने? हाँ नहीं, लिख लिया आप सबने? तो लिखो फटाफट से। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट बनानी है, और ज्वाइन कॉस्ट को बांटने के लिए मेथड कौन सा यूज करना है? NRV। तो पहले तो हमें एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जहां पे हमें ज्वाइन कॉस्ट को बांटना पड़ेगा। पहला वर्किंग नोट तो हो गया ये जो मैंने आपके सामने लिखा होगा, ज्वाइन कॉस्ट एलोकेशन, और यहाँ पे मेथड आपको कौन सा यूज करना है? NRV। तो कैसे करें? कितने प्रोडक्ट हैं? प्रोडक्ट के नाम आपके पास हैं PQRS। चाहे जो R है वो कौन सा है? एट SOP। देखिए, जहां पे दो तरीके का काम चलता है, कुछ प्रोडक्ट SOP पे बेचते हैं, कुछ प्रोडक्ट आपके फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचते हैं। वहां पे थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। सावधानी का मतलब है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन से प्रोडक्ट की कौन सी सेल वैल्यू लेनी है। तो यहां मुझे लिखना तो सेल वैल्यू पड़ेगा, फॉर्मूले के हिसाब से तो हम सेल वैल्यू कौन सी लिखते हैं? आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। लेकिन ये R के लिए रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि R तो किस पे बेच रहे हैं? SOP। तो R की जो सेल वैल्यू एट SOP है वो कितनी है? 1,60,000। बाकी सबकी सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वाली लेनी है। 40 लाख, 4 लाख और 12 लाख रुपए। बात समझ में आ गई? तो R की सेल वैल्यू SOP वाली चाहिए, बाकी सबकी सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो माइनस क्या करते हैं? प्रॉफिट, जो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दे रखा। फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आपके पास में है 12 लाख, 2,40,000। इसका तो होगा ही नहीं क्योंकि आपने इसे एट SOP बेचे 40,000। अच्छा, सेलिंग एक्सपेंसेस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग या सेलिंग एक्सपेंसेस एट SOP? बात समझ रहे हैं? आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग भी नहीं है क्वेश्चन में, और एट SOP भी नहीं है। आपको समझाने के लिए, क्योंकि आज इस क्वेश्चन में नहीं है, बट एग्जाम वाले क्वेश्चन में तो हो सकता है ना।
तो आप उस समय ये नहीं कह सकते ना सर आपने पहले नहीं बताया, ठीक है ना। हमें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि एग्जामिनर कुछ भी आपको नया पॉइंट डाल के दे सकता है। ये वो क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम में आ चुका है, और हमें जो आ चुका है उसके हिसाब से थोड़ी पढ़ना है, जो आने वाला है उसके हिसाब से पढ़ना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी उसका नाम क्या है, एनआरवी। कितना कितना लिखूं, 34 लाख, 1,60,000, 1,60,000 और 11,60,000। अब आपको एक रेशो निकालनी पड़ेगी, रेशो ऑफ एनआरवी। तो जरा इन सबका टोटल यदि हम करके देखें तो 34 लाख प्लस 1,60 प्लस 1,60 3 20 हो गए, प्लस 11,60,000 तो 48,80,000 आ गए। तो आप 48,80,000 में हम कितने जीरो हटा सकते हैं, एक तरीके से 4 जीरो हटा सकते हैं। तो 488 मतलब 344 डिवाइड बाई 488, 16 डिवाइड बाई 488, ये भैया 46 लाख में से 12 लाख माइनस किए, 46 लाख माइनस 12 लाख इक्वल टू 34 लाख, ठीक है जी। बड़े सावधानी से काम करना एग्जाम में भैया, जरा जीरो पर नीचे हो गया रेशो बिगड़ जाएगी, और रेशो बिगड़ी पूरा क्वेश्चन खत्म। अब ज्वाइंट कॉस्ट बांटो कितनी आएगी, कितनी थी ज्वाइंट कॉस्ट आपकी इस क्वेश्चन में, 39,04,000, 39,04,000, 39,04,000 को 39,04,000 डिवाइडेड बाई 488, 488 से डिवाइड किया, आपके पास आएगा 8,000। 8,000 को एक बार 344 से मल्टीप्लाई किया तो 27,52,000। चार क्या चीज, अच्छा 340, ओके यहाँ पे ठीक कर लेगा। तो कितना आएगा आपके पास में, 27,20,000। वन ट्वेंटी एट और कितना आ जाएगा, 9,28,000। एक बार चेक कर लो, 27,20,000 प्लस 1,28,000 प्लस 1,28,000 प्लस 9,28,000, तो आपके पास आ गया 39,04,000, ठीक है ना। तो ज्वाइंट कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब सॉल्यूशन की तैयारी करते हैं फटाफट से। अब सॉल्यूशन में यदि फर्स्ट पार्ट की बात की जाए तो हमें यहां पे लिखना है इनकम स्टेटमेंट। अच्छा एक बात बताइए, ऊपर जो पैराग्राफ आपने पढ़ा था उसमें आपको कुछ पता लग रहा था कंपनी की क्या पॉलिसी है, कंपनी की एग्जिस्टिंग पॉलिसी क्या, मतलब कंपनी क्या सोच के अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती है, बताओ अभी क्या लगता है आपको, कंपनी क्या सोच के अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती है। तो मैंने कहा अभी एक बार लाइन द्वारा पढ़ लेते हैं। हाउ एवर ड्यूरिंग अ ईयर द कंपनी डिसाइडेड टू फर्दर प्रोसेस एंड सेल प्रोडक्ट PQS while R was not to be further processed but sold at SOP। क्या मतलब है इसका, कि कंपनी कहती है P, Q और S किस पे बेचो, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, एंड R किस पे बेचो। तो ये जो कंपनी ने डिसाइड कर रखा है ये कंपनी की कौन सी पॉलिसी है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, मतलब कंपनी ये सोचकर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती है। देखिए समझ रहे हैं, इसके बड़े स्लो काम कर रहे हैं, इतने स्लो एग्जाम में काम करेंगे तो एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, सिर्फ समझने की वजह से हम इतना स्लो कर रहे हैं। तो PQR
एस, और आर के आगे मैंने क्या लिख दिया, एसओपी। ठीक है ना। जहां पर दो तरीके की सिचुएशन आती है कि कुछ को एसओपी पे बेचना है, कुछ को फर्दर प्रोसेस, वहां पे बार बार मैं आपको एक वर्ड बोल रहा हूं, सावधानी। सावधानी का मतलब समझ गए ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट की कौन सी सेल वैल्यू और कौन से खर्चे लेने हैं। तो यहां जो आपको सेल वैल्यू लेनी है वो पी क्यू एस की तो लेनी है, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वाली, और आर की कौन सी सेल वैल्यू लेनी है, एट एसओपी। तो पहले आप एक काम करो, पी क्यू एस के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि उसके लिए हम प्रॉफिट निकालते तो कैसे निकालते। हम पहले आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वालों की बात करते हैं, तो इनकी सेल वैल्यू कितनी कितनी है जरा देखें फटाफट से। देखो भाई, इनकी सेल वैल्यू कितनी थी, कहीं नहीं जाना, ये वर्किंग नोट नंबर 1 टाइम पास के लिए थोड़ी बनाया, यहां से देख लें सेल वैल्यू कौन सी चाहिए आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो पी क्यू एस की 46 लाख, 4 लाख, 12 लाख, 46 लाख, 4 लाख, और कितना था 12 लाख। ठीक है जी। फिर ज्वाइन कॉस्ट तो अभी आपने निकाली थी, कितनी कितनी आई थी, 27 लाख 20 हजार, 1 लाख 28 हजार, 1 लाख 28 हजार, और 9 लाख 28 हजार, और टोटल आपके पास था 39 लाख 4,000। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी कितनी है, तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 12 लाख, 2 लाख 40,000 एंड 40,000 40 हजार, 12 लाख, 2 लाख 40 हजार, और 40 हजार। यानी सेलिंग एक्सपेंसेस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग क्वेश्चन में नहीं है। अब आ जाओ एसओपी पॉइंट पे। यदि मैं एसओपी पॉइंट पे आता हूं तो एसओपी पॉइंट पे सेल वैल्यू मुझे एसओपी वाली चाहिए जो कि क्वेश्चन में कितनी है, 1,60,000, और सेलिंग एक्सपेंसेस एट एसओपी है ही नहीं यहां पर। ठीक है जी। अब आप अपना प्रॉफिट निकालो भाई, कितना कितना है। पहले केस में प्रॉफिट कितना है, 86, 32,000, 32,000, और 2,32,000, टोटल कितना लिखूं, यानी 6,80,000 प्लस 32 32 64,000, और 2 32 9,76,000। ठीक है जी इतना। तो ये हमारा ए आंसर हो गया। अब क्वेश्चन में कहते हैं पॉइंट नंबर बी में, इफ द कंपनी हैड सोल्ड ऑल ऑफ द अदर 3 प्रोडक्ट एट एसओपी स्टेज, आइडेंटिफाई द इंक्रीज और डिक्रीज इन द कंपनीज एनुअल इनकम एज कंपेयर टू ए अबव। ये कहते हैं यदि हम अपने सारे के सारे प्रोडक्ट पी क्यू एस की बात कर रहे हैं, नो आर की बात नहीं कर रहे, क्योंकि आर तो पहले किस पे बेच रहे हैं, एसओपी पॉइंट पे। तो पॉइंट नंबर बी में कहते हैं यदि बचे हुए 3 प्रोडक्ट पी क्यू एस को भी आफ्टर फर्दर प्रोसेस करने की जगह किस पे बेच दिया जाता, एट एसओपी, तो आपका कितना प्रॉफिट बढ़ता या घटता। तो पहले आपको अपना प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, आपको दोबारा से इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। और अब जो आपकी इनकम स्टेटमेंट बनेगी इसमें सारे प्रोडक्ट आपको किस पे बेचने हैं, ऑल प्रोडक्ट्स किस पे सेल करने हैं, सेल एट एसओपी। यदि मैं सारे के सारे प्रोडक्ट एसओपी पॉइंट पे बेचूंगा तो मुझे देखना पड़ेगा मेरा प्रॉफिट कितना आएगा। पी क्यू आर एस, अब सारे के सारे एसओपी पॉइंट पे बेचने हैं, ध्यान रखना। जब सारे के सारे प्रोडक्ट एसओपी पॉइंट पे बेचने हैं तो सेल वैल्यू भी कौन सी होनी चाहिए, एट एसओपी, माइनस ज्वाइन कॉस्ट माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस एट एसओपी। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो आती नहीं ना,
तो ये जो प्रॉफिट है वो आपके पास आ जाएगा एट एसओपी। अब सेल वैल्यू आपको कौन सी चाहिए एट एसओपी? कितना कितना था? 30 लाख, 180, 160 और 10 लाख 80 हजार, तो 30 लाख 180, 160, 10,80,000 सबका टोटल करना पड़ेगा। ज्वाइन कॉस्ट तो एक बार कैलकुलेट होगी तो हर जगह क्या रहेगी? सेम रहेगी। और ये सेलिंग एक्सपेंसेस आपके पास क्वेश्चन में है ही नहीं। ऊपर सेल वैल्यू कितनी आएगी? 30 लाख प्लस 180 प्लस 160 प्लस 1080, और यहाँ पे कितना? 280, 52,000, ठीक है ना। एक बार चेक भी कर लेते भाई टोटल मैच कर रहा नहीं कर रहा। ठीक है जी। अच्छा ये बताइए, यदि मैं अपने सारे के सारे प्रोडक्ट एसओपी पॉइंट पे बेच दूंगा तो मेरा जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 5,16,000, और जबकि पहले कितना आ रहा था? 9,76,000। इसका मतलब आपका प्रॉफिट पहले से क्या हो गया? कम हो गया भाई। यदि हम अपने सारे प्रोडक्ट एसओपी पॉइंट पे बेच देंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो आने लगेगा कितना? 5,16,000, जबकि पहले कितना था? 976। तो यदि मैं अपनी पॉलिसी चेंज कर देता हूँ, सारे प्रोडक्ट एसओपी पॉइंट पे बेचता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट 976 और 5,16 का जो डिफरेंस है 4,60,000 रुपये से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है जी। तो लिखते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर बी में, यानी पॉइंट नंबर बी में आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे नेट डिक्रीज इन टोटल प्रॉफिट एक मिनट, अभी हम बी के आंसर की बात कर रहे हैं। बी में इन्होंने आपसे पूछा है आइडेंटिफाई द इंक्रीज और डिक्रीज इन कंपनीज एनुअल इनकम एज कंपेयर टू ए अबव। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट 4,60,000 रुपये से क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि पहले प्रॉफिट आ रहा था इतना, अब आपका प्रॉफिट आएगा इतना, तो पहले से प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, नेट डिक्रीज इन टोटल प्रॉफिट बाई ₹4,60,000 इफ ऑल प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट एसओपी। ठीक है जी। इतना पॉइंट नंबर बी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। पॉइंट नंबर सी में कहते हैं व्हाट सेल स्टार्ट कुड द कंपनी हैव प्लान टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट इन द ईयर। अब वो आपसे सलाह मांग रहे हैं कि आप एक ऐसी सलाह दीजिए जिससे हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। तो इसका मतलब आपको ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी बतानी पड़ेगी। यहां तक नोट कर लिया? करना है किसी ने? कर लिया? तो सी पार्ट में आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, प्रोडक्ट के नाम क्या क्या थे आपके? PQRS। अच्छा, यहाँ जो प्रॉफिट था वो कौन सा वाला था? आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, जिसमें किसको छोड़ के? आर को। तो PQRS में प्रॉफिट कितना कितना निकाला था आपने? 86, 32,000, 32,000, 2 32,
और टोटल आपके पास था 976। यदि आप अपना प्रोडक्ट एसओपी पॉइंट पे बेचेंगे तो प्रॉफिट आपका एसओपी पॉइंट पे आएगा, तो कितना कितना आएगा? 280, 52,000, 32,000, 1,52,000 और 5,16,000 आपका टोटल प्रॉफिट आएगा। हाँ जी, बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपको बताना है यहाँ पे। तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव वो ऑल्टरनेटिव होता है जहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा। तो मैंने यहाँ पे कंपेयर किया, भी मुझे अपना प्रॉफिट कहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये। आर तो बेचने ही किस पे? एसओपी पे। तो यहाँ तो आपको 680, मतलब कि सेल फर्दर प्रोसेसिंग, सेल एट एसओपी। ठीक है जी, सेल एट पहले से ही डिसाइडेड है। अच्छा, जो चीज पहले से डिसाइडेड है इसका मतलब हम उसके लिए डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे। डिसीजन मेकिंग हम केवल किसके लिए कर रहे हैं? पी क्यू और एस के लिए। हाँ जी, रिवाइज प्रॉफिट $996। ठीक है जी, पॉइंट नंबर सी आपका खत्म हो गया। बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपसे पूछा था, बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपने बता दिया। क्या ऑल्टरनेटिव बताया? कि पी और एस को आफ्टर फर्दर प्रोसेस बेचो और क्यू और आर को किस पे बेचो? एट एसओपी। तो आपका प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा, जो आपको दिखाई भी दे रहा होगा। बोलने से बात नहीं बनेगी, दिख भी रहा हमें। लास्ट पॉइंट में आपसे क्या पूछा? पॉइंट नंबर डी में। पॉइंट नंबर डी में क्या कहते हैं? आइडेंटिफाई द नेट इंक्रीज इन इनकम इफ द स्ट्रेटेजी एट सी इज अडॉप्टेड। यदि आपके बताई गई पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया जाए, आपके द्वारा बताई गई पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया जाए, तो आपका प्रॉफिट कितना बढ़ेगा? यदि हम उस प्रॉफिट को ए पॉइंट से कंपेयर करें, तो ये वाला जो आंसर आ रहा है ये ए का आ रहा है। ये प्रॉफिट किसका था? बी का था। ये प्रॉफिट किसका था? सी का था। तो सी का कंपैरिजन किससे करने को बोले? ए से। ये तो बोले यदि हम सी पॉलिसी को अडॉप्ट करते तो हमारा प्रॉफिट 996 आएगा, जो ए से कंपेयर करने पे कितना इंक्रीज होगा? 20,000 पे इंक्रीज होगा। तो नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट रुपीज 20,000। कैसे? 9,96,000 में 976 माइनस कर दो, 996 माइनस 976। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट से।